नमस्कार। आज हम लोग देश की आर्थिक व्यवस्था, फूड सिक्योरिटी, रिटेल इन्फ्लेशन और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर खाद्य पदार्थों का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है हमारे देश से, क्या निर्यात होता है, क्या आयात होता है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ फिगर्स निकालेंगे और ये कोशिश करेंगे जानने की कि हमारे देश में जो फूड सिक्योरिटी है वो कितनी है और आने वाले समय में क्या संकट पैदा हो सकते हैं, आर्थिक और सामाजिक, उसके बारे में आज हम विचार करें। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके का आप लोग खबर पढ़ रहे हैं गेहूं के संकट के बारे में, कि इस बार गेहूं का संकट ऐसा हो गया कि बाजार में उसकी डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, पर प्रोडक्शन जो थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से आज देश में हमारे एफसीआई के गोदामों में इतना अनाज भी नहीं है कि हम अपनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी उतने अन्न का करा दे पाए। तो इस वजह से ये क्या आर्थिक संकट क्यों पैदा हुआ और किस वजह से फूड सिक्योरिटी को लेके हमारे देश में चिंता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। G7 कंट्रीज ने एक स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भारत ने एकदम से जो एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी और कहा कि ओनली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऑनर किए जाएंगे, या जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स साइन हो चुके हैं, जो इरिवोकेबल हैं, उन्हीं को ऑनर किया जाएगा। 7.5 मिलियन टन गेहूं जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी थी और उसके बाद 7.5 मिलियन टन गेहूं के और कॉन्ट्रैक्ट साइन हैं। पीयूष गोयल जी ने कहा था कि इस साल हम लोग 15 मिलियन टन गेहूं आयात करेंगे। पिछले साल हमने 2.7 मिलियन टन जो है गेहूं ही आयात की थी। तो डिमांड कैसे बढ़ी और क्यों बढ़ी, इसके पीछे क्या कारण है, आज हम उस विचार में करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे देश में जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो खुदरा व्यापार का जो इन्फ्लेशन है वो कितना बढ़ा है। आपने देखा कि आरबीआई ने कैप दी थी कि 2014 और 2019 में कि 6% से ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन होता है तो देश की अर्थव्यवस्था पे खतरा पैदा हो सकता है। तो इस साल अप्रैल में 2022 में पिछले साल 2021 के मुकाबले इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है। 7.8% इन्फ्लेशन जो है रिटेल का और 15.1% इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स में बताया जा रहा है, जो कि एक खतरे की घंटी है। और ये खतरे की घंटी क्यों है? क्योंकि गेहूं का भी इसमें वेट है इन्फ्लेशन में। फूड इन्फ्लेशन जो है वो 8.5%, 8.38% है रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में भी लगभग अब इतना ही हो गया। पहले थोड़ा कम था, अब 8.2 8.3% इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में भी अब ना, बाकी अब अर्बन एरियाज में भी हो गया है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारे व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीट का जो वेट है वो 2.56 पड़ता है रिटेल इन्फ्लेशन पे। और अगर पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई कमी आ गई, जैसे मैंने आपको बताया कि पीडीएस में इतना अनाज भी नहीं है कि पब्लिक ऑब्लिगेशन जो हमारी पीडीएस की है वो हम पूरी कर सकें, तो उसका भी वेट 0.17% है। तो कुल मिला के 2.7% वेटेज ऐड कर लीजिए, तो इसलिए रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 7.79% और होलसेल प्राइस इंडेक्स पे से 15.3% के करीब अप्रैल 2022 में बताया जा रहा है। हमारे पास करंट स्टॉक जो चावल का है वो करीब 51 मिलियन टन है। अगर 13.9 मिलियन टन उसमें हम निकाल दें, 139 लाख मेट्रिक टन अगर हम उसमें रिजर्व बफर स्टॉक जो चाहिए होता है सरकार को किसी भी आपदा के लिए, अगर वो निकाल दें तो तब भी 35 से 36 मिलियन टन हमारे पास बचता है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है कि 10 स्टेटों में एक अध्यादेश जारी कर दिया है कि जितनी भी पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन थी या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको आप रिप्लेस कर दीजिए चावल से। तो ये उन्होंने एक कहा है कि चावल से अगर रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है करीब 35-36 मिलियन टन बफर स्टॉक निकाल के, तो जो वीट की कमी है वो उसको पूरा कर देगा। शॉर्ट टर्म मेजर तो ये ठीक है। इसमें टोटल सेविंग वीट डिस्ट्रीब्यूशन की 5.94 मिलियन टन मतलब 594 लाख मेट्रिक टन कम हो जाएगी। तो क्योंकि इस बार सोर्सिंग जो है वो कम हुई है, इस वजह से ये जो चावल को रिप्लेस किया जाएगा, ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट के लिए तो ठीक है, पर अक्टूबर के बाद क्या होगा? क्योंकि अब तो गेहूं की जो जितनी सोर्सिंग होती है वो अप्रैल मई के महीने में खत्म हो जाती है, और अक्टूबर नवंबर के महीने में जब दाम बढ़ने शुरू होंगे तो फ्लोर मिल्स को देने के लिए गेहूं सरकार के पास स्टॉक ही नहीं होगा, तो फिर गेहूं के रेट लाजमी दाम है कि बढ़ेंगे। और उसका वेट क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन पे
2.56% रहता है, तो ऑब्वियसली बात है कि रिटेल इन्फ्लेशन तो अब 9% की आंकड़ा भी पार कर सकता है आने वाले समय में। इसलिए मैंने आपको ये सब बातें बताई। अब आपको मैं टेबल 1 दिखाता हूँ। ये टेबल 1 देखिए। इस टेबल 1 में ऑल इंडिया मॉडल रिटेल प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल्स हैं कि पाम, वनस्पति, सरसों, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल और सनफ्लावर ऑयल में 2014 से 2022 में रिटेल प्राइस में क्या अंतर आया है। अगर आप देखें, मई 13, मैं आपको ये फिगर दे रहा हूँ, मई 13 2014 जब ये सरकार आई थी, से मई 13 2024 22 जो अभी का हाल का समय है, इसमें गेहूं के रेट में क्या कमी आई है, क्या इजाफा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। पैकेट जो सोयाबीन पाम ऑयल है, पाम ऑयल में 68 रुपए 50 पैसे से 2014 से उसका दाम 160 रुपए आ गया है। अगर आप वनस्पति देखें तो 70 रुपए से 170 रुपए। अगर आप सरसों देखें 91.5, 2014 मई 13 को उसका प्राइस था, आज की डेट में 187.5, मतलब 190 के करीब कड़वा तेल बिक रहा है। मूंगफली का तेल 116 रुपए 50 पैसे था किलो पैकेज्ड, और अभी 188 रुपए 50 पैसे में बिक रहा है। सोयाबीन 77 रुपए से 170 रुपए हो गया है, और सनफ्लावर ऑयल 90 रुपए से 190 रुपए 75 पैसे हो गया है। तो ये जो दाम है, ये किस वजह से बढ़े हैं और क्यों बढ़े हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो पाम ऑयल है वो नॉर्मली जो है इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। अब क्योंकि मलेशिया में प्लांटेशन लेबर टाइम पे 2 साल का लॉकडाउन था, आपने देखा 2020 में 9 महीने लॉकडाउन हुआ, फिर 2021 में 6 महीने 7 महीने का लॉकडाउन हुआ, और उस लॉकडाउन के चलते लेबर की मूवमेंट नहीं हो पाई, तो मलेशिया में पाम प्लांटेशंस टाइम पे नहीं लगी। इंडोनेशिया में पाम ऑयल की प्रोसेसिंग होती है, इंडोनेशिया में रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से इंडोनेशिया ने अपना पाम ऑयल एक्सपोर्ट को जो है वो रोक दिया। ये एक प्रमुख कारण है कि पाम ऑयल के रेट में क्यों इजाफा हुआ। ये जितने भी इजाफा मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछले 3 साल में ज्यादा हुए हैं, क्योंकि जो संकट है, फूड क्राइसिस है, ये कोरोना के चलते। कोरोना वायरस तो 2020 में आया ही आया, उसके आने के बाद वो फूड क्राइसिस भी लेके आया, क्योंकि जब लेबर ही नहीं थी, प्रोडक्शन ही नहीं हुई। इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। जीडीपी जब -22.5% थी, तो किसानों ने खेती करके जीडीपी को +3.3% का इजाफा दिया, नहीं तो हमारी जीडीपी और भी गिर सकती थी। ऐसे ही और विभिन्न देशों में प्रोसेसिंग के चलते कई चीज़ों में सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आने की वजह से जब मूवमेंट नहीं हुई, तो इसलिए सप्लाई भी टाइम पे नहीं आ पाई। क्योंकि हमारे देश में कंजम्पशन करीब 35 मिलियन टन की, 350 लाख मेट्रिक टन की खाली वेजिटेबल ऑयल्स की है, और उसमें प्रोडक्शन जो है वो हम लोगों की सिर्फ 100, आज की डेट में हमारे पास जो स्टॉक है वो करीब 125 मिलियन टन का ही बचा है। तो 254 मिलियन टन की हमारे पास शॉर्टेज है, और ये शॉर्टेज हम इंपोर्ट से पूरी करते हैं। अब इंडोनेशिया में क्योंकि पाम ऑयल की प्रॉब्लम आई, सनफ्लावर जो है वो यूक्रेन और रशिया से आता है ज़्यादा, तो क्योंकि सूरजमुखी का तेल वहाँ से आता है, और क्योंकि वहाँ पे ये क्राइसिस हुआ वॉर का, तो उसकी वजह से सप्लाई वहाँ से रुक गई। और सोयाबीन जो है वो अर्जेंटीना, ब्राजील से आता है। इस बार साउथ अमेरिका में हीट वेव के चलते सोयाबीन भी नहीं पहुंच पाया, सोयाबीन के प्रोडक्शन में कमी आई, तो उसका भी आयात निर्यात कम हुआ हिंदुस्तान में। तो इस वजह से ये संकट आने की वजह से ही ये रेट जो है वो बढ़े हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया, इंडिया की जो कंजम्पशन है वो करीब 22.5 से 23 मिलियन टन की है, और उसमें से मात्र जो 13.5 से 14.5 मिलियन टन, मतलब 135 लाख मेट्रिक टन से 145 लाख मेट्रिक टन जो है वो आयात होता है, निर्यात होता है। तो क्योंकि इस बार प्रोडक्शन में प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये दिक्कत आई। डोमेस्टिक अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन को लें जो हम लोग, उसके बारे में टेबल 2 देखिए। इस टेबल 2 में आप देखेंगे कि अमूल जो कोऑपरेटिव है, वो दूध का रेट हर 2 साल में करीब 2 रुपए बढ़ाता था। इस बार 2014 मई 2014 से लेके मार्च 1 2022, ये जो 7 साल का 8 साल का समय मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें फुल क्रीम मिल्क जो है 48 रुपए से 60 रुपए, टोन मिल्क 38 रुपए से 50 रुपए, और काउ मिल्क भी करीब 42 रुपए से 52 रुपए, मतलब कि 12 रुपए का इजाफा दूध में भी हुआ है। अगर हम इसका CAGR लें, एनुअल ग्रोथ रेट लें क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट करीब इसकी 3% पड़ती है। चीनी का दाम 36 रुपए से 42 रुपए हो गया, उसका CAGR लें तो करीब 1.95% पड़ता है। राइस जो मोटा अनाज है, मोटा चावल है, वो 24 रुपए से 31.5 रुपए हो गया मई 2000, जैसे कि मैंने आपको बताया 14 से मई 2022 में। और
आटा जो है वो 18.5 रुपए था 2014 में, उससे बढ़ के 22 रुपए हुआ। अब क्योंकि संकट उसका फूड इन्फ्लेशन का पूरे वर्ल्ड में है, उसकी डिमांड उसकी बढ़ गई क्योंकि प्रोडक्शन इस बार कम हुई, हीट वेव के चलते, शिवलिंग के चलते जो उसमें प्रोडक्शन कम हुई और वेट भी कम हुआ। अब किसान भी उसकी 500 रुपये पर कुंटल की कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे हैं। पंजाब में कल एक आंदोलन भी चला चंडीगढ़ में, तो भगवंत मान ने कहा कि वो सरकार से बात कर कर, अमित शाह जी से बात करके इसके बारे में विचार करेंगे। तो ये सब बातें हैं। आज CAGR जो आटे का है वो 4% से ज़्यादा है, और ये संकट अक्टूबर के बाद और आ जाएगा, क्योंकि होर्डिंग प्राइवेट प्लेयर्स ने क्या किया कि जब 2015 रुपए MSP थी तो 2200-2300 रुपए में राजस्थान, MP, UP जहाँ से सबसे ज्यादा गेहूं आता है, वहां से उन्होंने फार्मर्स के पास जा जाके होर्डिंग कर ली। आज की डेट में 4 लाख मीट्रिक टन माल जो है वो पोर्ट, कांडला पोर्ट पे पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे ही सरकार ने एक्सपोर्ट पे आयात पे रोक लगाई, तो वहाँ ऑलरेडी जो माल पहुंच चुका था MP, UP, पंजाब से, वो माल जो है वहाँ पड़ा हुआ है। अब ट्रांसपोर्टर्स को या वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये नहीं पता है कि ये माल को रोकना है या वापस भेजना है, क्योंकि LC जो नए खुल नहीं रहे हैं। सरकार ने कहा है जो मई 13 के पहले जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं इर्रिवोकेबल, उन्हीं को ऑनर किया जाएगा, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही आयात किया जाएगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है कि किसको वो आयात अलाउ करें। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लोगों को आयात अलाउ होगा इसका, और कौन लोग हैं जो जिनके पास बफर स्टॉक इतना है, जिनके पास इतना स्टॉक उन्होंने स्टॉकिंग कर ली है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो एक्सपोर्ट बैन लगाया गया है ये किसानों को सही रेट ना मिल पाए उनके उपज का, और उनसे जितना मैक्सिमम डिस्काउंटेड माल खरीद लिया जाए, ताकि आगे संकट तो ये चलता ही रहेगा, तो आगे एक्सपोर्ट में जैसे एक्सपोर्ट खुलेगा तो यही माल फिर से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि क्वालिटी में कोई कमी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि हीट वेव के चलते उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उसमें प्रोडक्शन की कमी रही, वेट की कमी रही। बट एज न्यूट्रिएंट्स की बात करें या प्रोटीन की बात करें तो न्यूट्रिएंट प्रोटीन उसमें बराबर है, तो अगर उसको वो स्टोर भी कर लेते हैं तो अक्टूबर के बाद एक्सपोर्ट करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बातें हैं। सरकार ने एकदम से एक्सपोर्ट बैन लगा के, G7 कंट्रीज ने भी कहा कि भाई अगर आप ऐसे बैन लगा दिया करेंगे जब आपको एक्सपोर्ट करना है तो फिर आपके किसान क्या करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि आपका जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें आपकी साख क्या रह जाएगी। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आप जो है, क्योंकि अप्रैल 13 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये वक्तव्य दिया था कि एक्सपोर्ट जो है हम लोग अगर दुनिया चाहे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर कहें तो हम पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं, बट जब खुद का घर ही हाउस इन ऑर्डर नहीं है तो हम पूरी दुनिया को सप्लाई करके क्या करेंगे। तीसरा टेबल आप देखिए, इसमें इंडिया एग्रीकल्चर ट्रेड जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2012-13 से लेकर 2021-22 तक कितना एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रेड सरप्लस हमारे देश में रहा है। अगर आप देखें हमारे देश में 2012-13 में 41.73 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था यहाँ से, और इंपोर्ट उस टाइम पे हमारा करीब 19 बिलियन 18.98 बिलियन डॉलर का था, जिसमें ट्रेड सरप्लस हमारा 22.75 था। ये 13-14 में ट्रेड सरप्लस हमारा 27.72 बिलियन डॉलर हुआ, 2014-15 में 17.93 हुआ, और 2015-16 में 10.23 हुआ, और 2016-17 में हमारा आयात और निर्यात का जो डिफरेंस ट्रेड सरप्लस था वो मात्र 8.05 बिलियन डॉलर था। मतलब कि हम लोग जितना आयात कर रहे थे उतना ही निर्यात कर रहे थे। यही सिचुएशन आज की डेट में 2021-22 में भी है कि हम लोग ये तो कहते हैं, सरकार कहती है 50 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं बताती कि उसमें 33-34 बिलियन डॉलर का तो खाली इंपोर्ट है। 32.42 बिलियन डॉलर का 2021-22 में इंपोर्ट हुआ, जिसमें ट्रेड सरप्लस हमारे पास मात्र 17.85 बिलियन डॉलर का ही है। मतलब हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है या जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तेल और खाद्य के पदार्थों, खाद्य के सामान को खरीदने में काफी खर्च होते हैं। अभी फर्टिलाइजर्स में भी जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स बढ़े हैं, करीब डबल हो गए हैं। DAP का रेट 660 से $995 पर टन हो गया है, और भी चीजों के MOP के भी, खाद के, पोटैश के भी बढ़े हैं, क्योंकि सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मोरक्को से जो है पोटैश टाइम पे नहीं पहुंची तो MOP नहीं बन पाया। फॉस्फोरिक एसिड हमारा चाइना से इंपोर्ट होता है, क्योंकि वो चाइना से आएगा तभी यहाँ यूरिया बनेगी। यूरिया तो चलिए हम लोग 2254 मेट्रिक टन प्रोडक्शन करने योग्य हैं, तो 354 मेट्रिक टन की मिलियन टन की हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है। 354 मिलियन टन में 254 की हम इन हाउस करते हैं, जबकि रॉ मटेरियल हमारे पास उपलब्ध होता है, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर।
तो जब अगर वही सामान हमारे पास रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आएगा तो वो 254 मेट्रिक टन भी, हम मिलियन टन भी कैसे बनाएंगे। तो यूरिया में भी एक संकट आने का खतरा है। डीएपी में तो वैसे ही हम लोग इंपोर्ट करते थे और इस बार हमारा इंपोर्ट कम है क्योंकि प्रोडक्शन कम है। और जो कंपनीज न्यूट्रिएंट बेस्ड इसमें सब्सिडी होती है कि सरकार ये कहती है एक इंपोर्टर्स को कि आप पहले इसको इंपोर्ट कीजिए और जो उसका रेट डिफरेंस है उसमें वो सब्सिडी देंगे। पहले तय हुआ था 65,000 के रेट पे 15,000 से 20,000 सब्सिडी जो है पर टन जो है गवर्नमेंट देती थी। तो गवर्नमेंट का जो इसमें रिवाइज एस्टिमेट बजट था वो करीब पिछले साल रिवाइज एस्टिमेट जो बजट एक्चुअल खर्चा हुआ करीब 162 लाख करोड़ का हुआ। और अब की अनुमान है कि 254 लाख करोड़ रुपए खाली खाली खाद के न्यूट्रिएंट सब्सिडी में खर्चा हो जाएगा। तो सरकार इस पे भी गहरी चिंता व्यतीत कर रही है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो 162 लाख करोड़ पिछले साल रिवाइज बजट में हमने खर्चा किया, इस साल 250 लाख कैसे करेंगे, 250 लाख करोड़ कैसे खर्चा करेंगे जबकि बजट है नहीं इसका। तो इसमें भी आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए क्योंकि इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट अकॉर्डिंगली हमारा उस मात्रा में नहीं बढ़ रहा है, तो ट्रेड सरप्लस जो है वो जो है वो कम होता जा रहा है। इसलिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी कम होता जा रहा है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 44 बिलियन डॉलर पिछले महीने तक कम हो गए थे और इसमें 1.59 बिलियन डॉलर और कम हो गए हैं मार्च के और अप्रैल के महीने में। तो करीब 45 से 50 बिलियन डॉलर हमारी फॉरेन रिजर्व कम हो गए हैं। 600 से बिलियन डॉलर से ऊपर थे, आज की डेट में 590 में ही रह गए हैं हम लोग। 590 बिलियन डॉलर्स की हमारी फॉरेन रिजर्व है। आने वाले समय में तेल के संकट को लेकर और खाद के संकट को लेकर और इंपोर्ट को लेकर इसमें सरकार का खर्चा बढ़ने वाला है। अगला टेबल देखिए, चार्ट 1 में मैं आपको ये समझाऊंगा कि फार्म एक्सपोर्ट्स वर्सेस वर्ल्ड फूड प्राइसेस से हमारे एक्सपोर्ट और ट्रेड सरप्लस में कितना फर्क पड़ता है। जो फूड प्राइस इंडेक्स है 2014-16 का वो 100 पे रखा गया। उसके उसी की कैलकुलेशन में अगर आप देखें तो 2012-13 में फूड प्राइस इंडेक्स जो था वो करीब 122.51 था। वो फिर 2014-15 में घट के 109.86 हुआ। मतलब कि जैसे जैसे एफएओ बढ़ता है, फूड प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, देश में विदेश में खाद्य के सामानों की डिमांड बढ़ती है और इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। और ट्रेड सरप्लस तभी बढ़ेगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा। अगर आप देखें 2016-17 और 2015-16 के दशक में फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो 90 और 94 था, मतलब 100 से नीचे था। इसलिए फूड आइटम्स की डिमांड कम थी क्योंकि प्राइस इंडेक्स मतलब कि जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ता है, ट्रेडिंग में बढ़ता है, तो उस वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में और इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो वाइबल हो जाता है। 2018-19 से लेकर 2020-21 तक, जब तक कोरोना का संकट नहीं आया था, 90 से 96 एफएओ था। 2020-21 में ये 102.48 हुआ। 2022 में 2021-22 में 132.98 पहुंच गया। उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है, अब जैसे एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया कि 2014-15 में 39.08 बिलियन डॉलर था, वही फिगर बढ़ के 2021-20-21 में 41.90 बिलियन डॉलर हुई और ये जो करंट में 2021-22 में 50.27 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया। ये फिगर 2022-23 में क्योंकि फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो 153 के पार है, तो एक्सपोर्ट की डिमांड अभी और बढ़ेगी। और अगर हमारी खाद्य सुरक्षा हिंदुस्तान में नहीं हुई, अगर एफसीआई के गोदामों में इतना पर्याप्त माल नहीं हुआ, तो मिड डे मील जैसी स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम, अंत्योदय योजना स्कीम जिसमें 35 किलो राशन बीपीएल लाइन से नीचे लोगों को दिया जाता है, तो वो कैसे सरकार मैनेज करेगी, ये सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। कि अगर डिमांड बढ़ेगी, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो जितने भी एक्सपोर्ट कंपनीज हैं या जो पोर्ट पे जैसे अदानी लॉजिस्टिक्स जो है कांडला पोर्ट वगैरह मैनेज करते हैं, तो सबसे पहला उनका तो प्रॉफिट अगर उनका बन रहा है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने का, तो वो कोई भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करा के एलसी खोल के एक्सपोर्ट कर देंगे। तो पर देश में चीज जो महंगी हो जाएगी, जब हमारे बजट के पार हो जाएगी। गैस के प्राइस आपने देखे आज फिर किस तरीके से बढ़े। दिल्ली में 1,003 रुपए सिलेंडर हो गया है और कई प्रदेशों में 1100 और 1200 और 1300 का पर सिलेंडर का भी कॉस्ट जो है वो पार कर चुका है। तो हर चीज में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस हो, एनर्जी हो, खाद का सामान हो। तो देश की जो भूख की सुरक्षा है वो सरकार का दायित्व बनता है, वो कैसे करेगी। उसके बाद आप ये टेबल 1 देखिए, इसमें इंडिया टॉप एग्री एक्सपोर्ट आइटम जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, किन आइटमों की ज्यादा एक्सपोर्ट है।
ये 2 साल का आंकड़ा मेरे पास है। नॉन बासमती राइस जो है उसमें $4810 मिलियन से हमारी जो एक्सपोर्ट है 6123 मिलियन डॉलर हुई। जैसे मैंने आपको बताया FAO जो है वो 135 से अब 153 की तरफ जा रहा है। तो क्योंकि फूड प्राइस जो इंडेक्स है वो बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। हमारा चीनी का जो भी निर्यात है वो बढ़ा है, आयात बढ़ा है, 28789 से 4603 हुआ है। और हमारा वीट में 567 जो पिछले साल 567 मिलियन डॉलर था वो बढ़ के फिर इस साल पिछले साल जो है वो 2119 हुआ है। और अभी 7.5 मिलियन मेट्रिक टन मतलब 750 लाख मेट्रिक टन जो है गेहूं ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है और 7.5 मिलियन मेट्रिक टन जो है गेहूं के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी साइंड हैं। तो करीब 15 मिलियन मेट्रिक टन मतलब गेहूं जो है वो इस साल में आयात किया जाएगा। प्रोसेस्ड फूड वेजिटेबल्स में 1120 से हम लोग 1202 पे आए हैं। ऑयल सीड्स में 1235 से 1113 है। और ऑयल मील्स जो कि एनिमल फीड होती है जिसमें हम नेट एक्सपोर्टर्स रहे हैं अभी तक, उसमें भी $600 मिलियन की इंपोर्ट भी की गई है। क्योंकि आपने देखा साउथ की स्टेट्स में बेंगलोर वगैरह में पोल्ट्री का ज़्यादा काम है और ऑयल मिल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे। इस वजह से हम लोगों को शॉर्ट टर्म बेसिस पे $600 मिलियन का जो है एनिमल फीड या ऑयल मील्स भी इंपोर्ट करने पड़े। ये पहली बार हुआ है कि हमें जो है एनिमल फीड को इंपोर्ट करना पड़ा है और इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बहुत है। दूध के दामों में, पोल्ट्री के दामों में, प्रोटीन प्रोडक्ट्स के दामों में, वीट के दामों में किस तरीके से इजाफा हुआ है। तो ये इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट्स आइटम्स हैं। उसके बाद टेबल 2 में देखिए इंडिया के टॉप एग्री इंपोर्ट्स आइटम जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो किन चीज़ों का है। वेजिटेबल ऑयल जैसे मैंने आपको बताया कि 19 बिलियन डॉलर का हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 23 से 24 मिलियन टन की है, जिसमें 14 मिलियन टन हम इंपोर्ट करते हैं। और मात्र ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन हमारे देश में इसलिए भी कम है कि ऑयल सीड्स पे MSP ही नहीं मिलती किसानों को, तो ऑयल सीड्स क्यों उगाएंगे। मूंग में और अरहर में भी यही मामला है कि साउथ अमेरिका से इंपोर्ट इतना हो जाता है कि देश में 50 से 52 रुपए में वो इंपोर्ट करते हैं और देश में जो मूंग और अरहर की प्रोडक्शन है पल्सेस की, उसमें 60 से 65 रुपए किलो का या 60 से 6500 रुपए कुंटल का ही रेट आ पाता है। तो सरकार क्योंकि इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खोल देती है, व्यापारी इंपोर्ट कर लेते हैं, तो किसानों को उनकी लागत का मूल्य नहीं मिलता है। तो इस बार पंजाब की सरकार ने किसानों से वादा किया है कि वो मूंग 7250 रुपए में खरीदेगी। अभी देखना पड़ेगा कि उसमें नोटिफिकेशन कब होती है। कल एक आंदोलन भी चला था चंडीगढ़ में और किसानों को कहा, पूछा गया, किसानों ने सरकार से पूछा कि आप ये जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं इसकी नोटिफिकेशन कब होगी। तो देखिए अब नोटिफिकेशन कब होती है, उसमें कई बातों पे चर्चा थी। कुछ पानी को लेकर, बिजली के मीटर्स को लेकर, 500 रुपए कॉम्पनसेशन गेहूं को लेकर। मैंने आपको जैसे बताया कि प्रोडक्शन इस बार 20% डाउन हो गई। पर एकड़ जो प्रोडक्शन थी वो अगर 20 कुंटल होती थी वो 16 कुंटल ही रह गई। तो उसका कॉम्पनसेशन सरकार से मांगा गया है। अब भगवंत मान जी ने कहा है कि वो सेंटर की सरकार से बात करके किसानों को बताएंगे। और मीटर्स और पानी को, और जो स्टेट के मसाइल थे कि मूंग पे आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए जो आपने प्रॉमिस किया है। सरसों में आपने देखा किस तरीके से सरसों 6850 रुपए में ओपन मार्केट में बिक रही थी, जबकि MSP उसकी कम है। क्योंकि सरसों का तेल, कड़वा तेल महंगा हो गया, इस वजह से सरसों की डिमांड बढ़ गई और सरसों की इस बार प्रोडक्शन भी थोड़ी ज्यादा हुई है। और सरसों की प्रोडक्शन के ज्यादा होने से वीट की प्रोडक्शन में भी कमी आई, क्योंकि उतनी ही एकरेज ऑफ लैंड होती है तो या तो सरसों उगा सकते हैं या वीट उगा सकते हैं, उसका टाइमिंग दोनों का सेम है। तो इस बार लोगों ने सरसों ज्यादा उगाई, तो इस वजह से जो है वीट की प्रोडक्शन भी थोड़ी कम हुई है। तो इंपोर्ट में वेजिटेबल ऑयल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, दालें जैसे मैंने आपको बताया कि 2228 मिलियन डॉलर की हम लोग खाली पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, किसानों को उनकी लागत का मूल्य नहीं मिलता। स्पाइसेस हम लोग नेट एक्सपोर्टर्स होते थे एक समय में, पेपर में, इलायची में, लौंग में। अब इलायची भी हमारी इंपोर्ट होती है बाहर से, साउथ एशियन कंट्री से। तो स्पाइसेस में 1090 से हम लोग 1299 मिलियन डॉलर पे पहुंच गए हैं। काजू भी हमारा अब इंपोर्ट ज्यादा होता है। नेचुरल रबर भी हमारी इंपोर्ट होती है। तो कुल निर्यात जो है हमारा वो 32.42 बिलियन डॉलर है और 2020-21 में ये फिगर 21.65 बिलियन डॉलर थी। तो हमारा निर्यात बढ़ रहा है और आयात जो है उसके प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, पर ट्रेड सरप्लस नहीं है, ट्रेड सरप्लस कम है हमारा। उसके बाद
नेक्स्ट टेबल वीट प्रोक्योरमेंट का ऑफटेक का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी 2022-23 में वीट का जो बफर स्टॉक था वो मात्र 18.9 मतलब 19 मिलियन मेट्रिक टन या 189 लाख टन आप कह सकते हैं गेहूं हमारे पास स्टॉक में थी। और इस बार सोर्सिंग हमारी मात्र 185 लाख टन ही हो पाई है, मतलब 18 मिलियन टन ही हो पाई है। मतलब जितनी हमारी बफर स्टॉक थी उससे कम सोर्सिंग हुई है, जबकि सरकार का टारगेट 44 मिलियन टन या 144 लाख टन का था। क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट इस देश की पीडीएस स्कीम लगा लीजिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लगा लीजिए, अन्नोदय लगा दीजिए, मिड डे मील्स लगा लीजिए, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं और कंजम्पशन है वो सब मिला के करीब 90 मिलियन टन यानी कि 900 लाख टन की रिक्वायरमेंट गेहूं की है। और इस दफा हमारी गेहूं की प्रोडक्शन जो है वो 50% रह गई है। 90 मिलियन टन मतलब 900 मिलियन टन नहीं, 900 लाख टन गेहूं ही इस बार हो पाई है। और उसमें अगर 150 लाख टन 15 मिलियन टन अगर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो नेट नेट हमारे पास 55 से 60 मिलियन टन ही बचेगा। 30 से 35 मिलियन टन मतलब कि 350 लाख टन गेहूं इस बार शॉर्ट सप्लाई है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो उसके दाम बढ़ेंगे। अगला ये टेबल देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस्टिमेटेड वीट प्रोडक्शन जो थी वो 111 थी, उसके बाद रिवाइज आउटपुट कहा गया 105 है। पर अब अनऑफिशियल सोर्सेज का मानना ये है कि 90 मिलियन टन से भी प्रोडक्शन जो है वो लो जाएगी। रिवाइज एस्टिमेट प्रोक्योरमेंट का जो है वो 19.5 मिलियन टन का है। प्रोक्योरमेंट 13 मई तक 18 मिलियन टन की ही हो पाई। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया बफर स्टॉक भी 19 मिलियन टन का है। तो 5.5 मिलियन टन जो वीट रिप्लेस कर दी गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। तो और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अन्नोदय योजना में भी 6.1 मिलियन टन मतलब कि 6.1 मिलियन टन वीट जो है वो राइस से रिप्लेस कर दी गई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। और इस वजह से ये 11 मिलियन टन की शॉर्टेज तो राइस से पूरी हो जाएगी। 110 मिलियन टन की शॉर्टेज चावल से पूरी की जाएगी पीडीएस में और एनएफएसए में। पर आगे जो है जो बाकी का 20 मिलियन टन या 200 लाख टन की जो शॉर्टेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया 90 रिक्वायरमेंट है, 90 में 15 अगर एक्सपोर्ट हो गई और 15 आप समझिए कि 11 के करीब रिप्लेस हो गई पीडीएस में, तो उसके बावजूद भी देश की रिक्वायरमेंट जो है वो करीब एक्सपोर्ट को आपने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आपने पीडीएस और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आपने राइस से उसको रिप्लेस कर दिया एक्सपोर्ट को। पर जो प्रोडक्शन में कमी आई है, करीब 20 लाख टन की जो प्रोडक्शन में कमी है, वो कमी को आप कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट देश की इतनी है कि अगर देश में गरीब से उसकी रोटी छीन ली जाएगी और आटा अगर महंगा हो जाएगा तो आदमी कैसे सरवाइव करेगा? तो ये सब देखने वाली बात है। फूड सिक्योरिटी नीड जब तक पूरी ना हो जाए, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो जाए, तब तक हमें नहीं करना चाहिए। ये आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि देश का जो आयात हुआ, ये जो अभी 7.5 मिलियन टन गेहूं का, उसमें हम लोग कहाँ पे पोजीशन में हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं 2013-15 का एक एवरेज टेबल है और एक प्रोजेक्शन 2027 की है। अगर 2013 से 2015 का आप टेबल देखें तो यूरोपियन यूनियन 20% जो है उसमें रशिया फेडरेशन, यूक्रेन और कजाकिस्तान मिला के यूरोपियन यूनियन 20% का उनका शेयर था एक्सपोर्ट का गेहूं का। रशिया का अकेले 25% था, यूएसए का 16%, कनाडा का 15%, ऑस्ट्रेलिया का 11%, अर्जेंटीना का 3%, टर्की का 1% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 9%। तो हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। हमारा प्रमुख जो माल जाता है वो बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इन इन देशों में हमारी ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। उसकी भी फिगर्स मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश को करीब 38 लाख टन का है, श्रीलंका को करीब 5.48 लाख टन का है। इस बार आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका में एक्सपोर्ट शायद कम होगा। यूएई में हमारा 4.24 लाख टन माल जो है एक्सपोर्ट होता है। इंडोनेशिया में 3.66, फिलीपींस में 3.52 और नेपाल में 2.90। तो करीब 1% शेयर, 0.5 to 1% शेयर हमारा एक्सपोर्ट का ओवरऑल मार्केट में है। अगर आप 2027 की प्रोजेक्शन देखें तो ये रशिया और यूक्रेन का करीब 34% का प्रोजेक्शन है एक्सपोर्ट में, ईयू का 18% है, यूएसए का 13%, कनाडा का 11%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का 9 से 5% रह जाएगा। क्योंकि खाद की सुरक्षा अगर देश में ही नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो इसी वजह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का शेयर जो व्हीट एक्सपोर्ट में है वो कम होता जा रहा है और इस वजह से भी जो है आर्थिक संकट के बढ़ने के चांसेस हमारे देश में ज्यादा है कि हम एक्सपोर्ट
कम कर पाएंगे। हमारी इन हाउस जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। गवर्नमेंट जो है सब्सिडी को मैनेज नहीं कर पा रही है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी हो, चाहे वो एमएसपी की प्राइस हो, या एफसीआई के गोदामों में माल मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट का बफर स्टॉक हो। तो कहीं ना कहीं देश की जो सरकार की नीतियां हैं उनको मतलब उनको रिवैम्प करने की, उनको फिर से असेस करने की एक बड़ी सीरियस रिक्वायरमेंट है। लास्ट में अभी देखिए राइस स्टॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया 2022-23 में ओपनिंग स्टॉक करीब 32.3 मिलियन टन का था। प्रोक्योरमेंट इस बार अच्छी हुई, करीब 60 मिलियन टन की हुई। इस साल अक्टूबर से लेके मार्च तक के प्रोडक्शन के खाता है। टोटल अवेलेबल हमारे पास 91.8 लाख टन या 91 मिलियन टन माल अवेलेबल था। एलोकेशन इसमें 52 मिलियन टन की सरकार ने की है। सरकार ने मेनली जो एलोकेशन ये 52 मिलियन टन की या 520 लाख टन की वो गेहूं के शॉर्टेज की चलते की। तो इसमें पीडीएस की स्कीम्स और गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम इंक्लूडेड है। और एडिशनल राइस एलोकेशन जैसे मैंने आपको बताया एनएफएसए में 5.5 और 6.1 मिलियन टन की गई, वो उसमें इंक्लूडेड है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है क्लोजिंग स्टॉक का वीट में 7.5 मिलियन टन का है, 750 लाख टन का। और हमारी टोटल सोर्सिंग जैसे ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको बताया 18.9 मिलियन टन था, उस 18 मिलियन टन की सोर्सिंग हुई। तो कुल मिला के 37.5 मिलियन टन या 775 लाख टन की गेहूं का हमारे पास स्टॉक एफसीआई में है। अगर उसमें बफर स्टॉक इसलिए रखा जाता है कि अक्टूबर नवंबर में जब प्राइस बढ़ते हैं तो राइस मिल्स को अपना ये जो आटे की जो मिल्स होती हैं, इनको फ्लोर मिल्स को ये वीट जो है वो मुहैया कराई जाती है सस्ते दामों में, ताकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जो सर्दियों के दिन है जब वीट की प्रोक्योरमेंट नहीं होती उसमें दाम ना बढ़े। तो अगर 7.5 मिलियन टन का अगर आप 75 लाख टन का ये स्टॉक निकाल दें तो मात्र 30 मिलियन टन बचता है। 30 मिलियन टन में हमारी खुद की खाद्य सुरक्षा जो है उसके लिए हमको प्राइवेट कंजम्पशन के लिए करीब 50 मिलियन टन का स्टॉक चाहिए, 500 लाख टन का। तो क्लियर कट जो है 20 मिलियन टन की शॉर्टेज है, 200 लाख टन की शॉर्टेज है। सरकार शॉर्टेज को कैसे पूरा करेगी हमको देखना पड़ेगा। और क्योंकि राइस में भी जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि कैसे अक्टूबर से मार्च में गेहूं के दाम ना बढ़ने पाए, इसलिए सरकार फ्लोर मिल्स को गेहूं रिलीज करती है। इसीलिए राइस की भी जो प्रोडक्शन है वो अक्टूबर से मार्च तक चलती है खरीफ क्रॉप में। तो उसके दाम जो है गर्मियों में ना बढ़ पाए, अप्रैल से लेकर सितंबर तक उस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सरकार को एक 13.5 मिलियन टन का 13.6 मिलियन टन 136 लाख टन का एक बफर स्टॉक चाहिए होता है। तो चूंकि सरकार ने ऑलरेडी अपने स्टॉक में से 91.8 में से 60 मिलियन टन 600 लाख टन की प्रोक्योरमेंट के लिए रिलीज कर दिया है। तो अगर 13.5 मिलियन टन का आप अगर राइस का बफर स्टॉक निकाल दें तो फिर सरकार के पास फिर क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें 13.5 माइनस करके करीब 25 से 26 मिलियन टन ही रह जाता है, 250 से 260 लाख टन ही रह जाता है। तो अगर राइस की प्रोडक्शन इस बार राइस की सोइंग टाइम पे ना हो पाई, अभी पंजाब की सरकार ने उसकी डेट जो थी वो जून 4 से जून 12 कर दी थी। तो कल आंदोलन किया किसानों ने कि अगर 12 जून को आप हमें अलाउ करेंगे सोइंग तो आगे चल के उसमें जब उसको बेचने का टाइम आएगा तो उसमें मॉइस्चर रह जाएगा, और अगर मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज अगर ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योर नहीं करती हैं। तो उन्होंने सरकार से कहा कि आप हमें जून 3 के बाद अलाउ कीजिए ताकि हम राइस की सोइंग टाइम से कर पाए। ये सोइंग इसलिए डिले की जाती है कि वाटर टेबल को लेकर या बिजली के संकट को लेकर गर्मियों में सरकार चाहती है कि अप्रैल और मई के महीने में जो बिजली की कमी रह जाती है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और प्राइवेट कंज्यूमर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है गर्मी के चलते। तो इसलिए किसानों को कहा जाता है कि आप जून में सोइंग कीजिए, मई में मत कीजिए, जून में कीजिए। पर वो जितना डिले करते जाएंगे सोइंग को उतना मॉइस्चर जो है वो ज्यादा मिलेगा एंड प्रोडक्ट में। तो इस वजह से सरकार से नेगोशिएट किया उन्होंने कल किसानों ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप 12 जून नहीं आप 6 जून से सोइंग कर सकते हैं। तो 6 दिन का उनको रिलीफ दिया गया। तो इस तरीके से सरकार को जो है सोइंग मेथड्स, चाहे वो डीएसआर मेथड हो, उसमें आज हरियाणा सरकार ने कहा 4,000 रुपए एकड़ का वो कॉम्पनसेशन देगी। पंजाब ने पहले अनाउंस कर रखा है 6,000 रुपए एकड़ का कॉम्पनसेशन की डीएसआर टेक्निक से अगर मशीन के द्वारा सोइंग की जाए तो कम पानी लगेगा। तो ये सब चीजें जो है सरकार को सोचनी चाहिए कि खाली एक स्टेट या 2 स्टेटों में ये अनाउंसमेंट्स करके रिलीफ नहीं, क्योंकि पैडी की सोइंग तो पूरे हिंदुस्तान में होती है। अब खाली पंजाब हरियाणा में डीएसआर मेथड लगा के या सोइंग के लिए परसेंटेज दे के आप कहें कि हमारा दायित्व पूरा हो जाता है तो ठीक नहीं है। एग्रीकल्चरल पॉलिसी के लिए एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री को एक कमेटी बिठाई जानी चाहिए।
करीब 12 से 15 लोग जो कृषि विशेषज्ञ हो, जो जो किसान हो, जो सरकार के नुमाइंदे हों, वो बैठ के ये डिस्कस करें कि एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाएं कि अगर देश में आयात निर्यात को आपको कंट्रोल करना है, ट्रेड सरप्लस बढ़ाना है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, इंपोर्ट कम करना है, किसानों को उनकी उपज का दाम देना है, किस तरीके से आपको ये सारी देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है और आत्मसम्मान भी देना है। ये नहीं कि आपने 80 करोड़ 81 करोड़ 35 लाख लोगों को फ्री में राशन बांट दिया तो वो खुश हो जाएंगे। भाई कोई भी फ्री में राशन नहीं चाहता है, वो अपनी मेहनत की कमाई से अपना खाना खाना चाहता है, वो अपने बच्चों के एजुकेशन भी चाहता है, वो हेल्थ भी चाहता है, वो ये भी चाहता है कि मेरे बच्चों को नौकरी मिले और आत्मसम्मान से जिए। और आत्मनिर्भर आदमी तभी बनेगा जब उसमें आत्मसम्मान होगा। तो ये सब बातें करते हुए मैं आपसे इस हफ्ते विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर किसी नए सब्जेक्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।